नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे घंटी बजाओ। घंटी बजाओ वो शो जो पब्लिक की आवाज है। हम हर उस मुद्दे को घंटी बजाओ में प्राथमिकता देते हैं जिससे आपकी जिंदगी प्रभावित होती है। आज बात देश की संसद की होगी, सांसद की होगी और महंगाई की होगी। जी, वही महंगाई जिसने सबका जीना मुहाल कर दिया है। हां, कुछ सुविधा संपन्न तबका होगा जो महंगाई से सीधा प्रभावित नहीं होता होगा, लेकिन कमोबेश हर नागरिक महंगाई के चढ़ते सेंसेक्स से बेदम है। और हैरानी इस बात की, जिन्हें हम अपना रहनुमा मानते हैं, जिन्हें अपनी तकदीर संवारने के लिए हम चुनकर संसद में भेजते हैं, वो महंगाई से मरती जनता से बेपरवाह हैं। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष। संसद के मौजूदा सत्र में राज्यसभा के निर्धारित 95 घंटे में से 49 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए। लोकसभा में भी 19 घंटे बर्बाद किए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह कि लगातार 5 दिनों तक सूचीबद्ध रहने के बावजूद महंगाई पर लोकसभा में चर्चा शुरू तक नहीं हो पाई। तो समझ लीजिए हमारे आपके माननीय, हमारे असल मुद्दों को लेकर कितने गंभीर हैं। महंगाई पर जनता को उसके हाल पर छोड़ देने वाले नेताओं की घंटी बजाइए और देखिए ये रिपोर्ट। हमारा नंबर है 8422840000। बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग संसद में जाते हैं, लड़ाई करते हैं। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे हैं, जाइए अपनी सीट पर। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। संसद में महंगाई के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं होता। सरकार चाहती तो महंगाई पे भी चर्चा करा सकते थे। जब भी चुनाव आता है और मुद्दे आगे आते हैं, लेकिन महंगाई जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग कोई नहीं ध्यान देते। विपक्ष ने जानबूझ करके समय समय पर हंगामा करते रहे। हाउस किस लिए है हम जनता का सवाल नहीं उठाते हैं। अगर सरकार की मंशा नहीं होती चर्चा कराने के लिए, तो लगातार 5 दिनों से कैसे लिस्ट में लिस्टेड है। नोटंकी दिखा दिखा कर लोगों को परेशान कर रखा है लोगों ने, और कुछ नहीं है इनके बस का, कुछ नहीं है इनके बस का। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे हैं। तो सवाल यही कि जो जनता का मुद्दा है वो जनता की तरफ से चुने गए सांसदों के लिए क्यों नहीं। आखिर क्यों 24 दिनों तक चले संसद के सत्र में 1 घंटा भी महंगाई पर चर्चा नहीं हो पाई। संसद के इस सत्र को समय से 1 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। सरकार ने 11 बिल पास करवा लिए। विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन पर हंगामा करते हुए पूरा समय निकाल दिया। नारेबाजी के लिए नहीं है, सदन की कार आप बैठना चाहते हैं। इस शोर और हंगामे में आम लोगों की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला महंगाई का मुद्दा पीछे छूट गया। संसद में महंगाई का एक पर्टिकुलर मुद्दा होना चाहिए। हमारी वजह से सब वहाँ बैठते हैं, तो हमारा ख्याल उन्हें रखना चाहिए। किसी भी सांसद ने या पार्टी ने महंगाई मुद्दे को लेकर कभी कोई ना तो आंदोलन किया, ना संसद में कोई चर्चा की, ना कोई भी बड़ा नेता, विपक्ष का नेता इस विषय पर बात करने के लिए तैयार है। संसद में महंगाई के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं होता। ये बहुत जरूरी चीज है। कोई नहीं बोलता जी, वो अपने पेट भरते हैं जी, वैसे दिखावे के लिए थोड़ा बहुत बोलते हैं। महंगाई पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि आम आदमी हर दिन इसकी मार खा रहा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, रसोई गैस की महंगाई, सब्जियों की महंगाई, दाल की महंगाई, तेल की महंगाई, मतलब लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी सरकार
ये जरूरी नहीं समझती कि इस महंगाई को कम करने पर कोई बात हो, कोई रास्ता निकले। चुनावी जब भी चुनाव आता है और मुद्दे आगे आते हैं, लेकिन महंगाई जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग कोई नहीं ध्यान देते। किचन का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। हम पहले 4 सब्जी बनाते थे, अब 2 सब्जी पे आ गए हैं। बच्चे अलग अलग चीज की फरमाइश करते हैं, कहाँ से उनकी फरमाइश हम पूरे करेंगे। इतना महंगाई की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इतना दिक्कत है कि मुझे तो अब कंफर्म है कि पढ़ाई छोड़ के मुझे जॉब ही करना पड़ेगा। हर आदमी परेशान है महंगाई से। सुबह घर से निकलता है कमाने के लिए, शाम को घर जाता है तो जेब खाली होती है। खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों के कारण पिछले 3 महीनों से खुदरा महंगाई दर बढ़ती जा रही है। यही हाल थोक महंगाई दर का भी है, जो 12 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर जा चुकी है। फिर भी संसद में महंगाई पर शोर नहीं मचता, चुनावी रैलियों में महंगाई मुद्दा नहीं बनता। महंगाई पे तो कोई बात ही नहीं कर रही, महंगाई को तो एकदम नीचे दबा दिया गया है। महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही, महंगाई से सब परेशान है, लेकिन इस बात को और मुद्दों को इतना ज्यादा उछाल दिया जा रहा है कि इसको एकदम से दबा दिया जा रहा है। महंगाई को लेकर सरकार और विपक्ष कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि संसद के शीतकालीन सत्र में महंगाई को लेकर सांसदों की तरफ से कितने सवाल किए गए। लोकसभा में सिर्फ 6 बार महंगाई का सवाल उठाया गया। इसी तरह राज्यसभा में भी महंगाई से जुड़े 6 सवाल किए गए। विपक्ष ने राज्यसभा में चर्चा की मांग की, लेकिन चर्चा नहीं हुई। 10 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया गया। चर्चा ये करना ही नहीं चाहते थे। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम इस प्लेटफॉर्म को आवाम के इश्यू के लिए यूज करना चाहते थे। वो जिस रूल के तहत चर्चा हो वो हम चाहते थे। ये क्या कहते थे कि नहीं हम आके भाषण दे देंगे, वो चर्चा हो गई। वो चर्चा थोड़ी ही हुई। विपक्षी नेताओं ने महंगाई पर नोटिस देकर और चर्चा की मांग कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 12 सांसदों के निलंबन को मुद्दा बनाया, वैसे महंगाई को नहीं। लखनऊ में गर्म चुनावी माहौल के बीच इन महिलाओं का सवाल है कि मिडिल क्लास की तकलीफ कौन सुनेगा। एबीपी न्यूज से बातचीत में इन लोगों ने कहा कि महंगाई पहले से दुगनी हो चुकी है, लेकिन कमाई कम हो गई है। फिर भी सरकारें महंगाई पर चुप्पी साध लेती हैं। सर महंगाई का तो कुछ लिमिट ही नहीं है, लिमिट क्रॉस महंगाई बढ़ी है। एक तो कोविड की मार, ऊपर से महंगाई की मार। हम अल्टीमेटली सफ़र तो जनता ही करती है ना। जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक निम्न वर्ग को मदद कर देती है। ये राशन मुफ्त दे दिया, ये दे दिया, बहुत सारी सुविधाएं दे दी, पर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। महंगाई का मुद्दा संसद में नहीं उठ रहा है और इस बीच आम आदमी का जीवन कितना मुश्किल हो चला है, ये मैं आपको वाराणसी के महमूरगंज इलाके में निर्मला देवी के घर पर दिखाऊंगा। ये निर्मला देवी का एक छोटा सा मकान है। 2 बेटियां हैं निर्मला के और 1 बेटा है। किस तरह की तकलीफ़ें झेल रही हैं, परेशानी झेल रही हैं, मैं उनसे बात करूंगा और समझूंगा कि आज महंगाई के दौर में उनका जीना रहना कितना मुश्किल हो चला है। निर्मला जी, आप अपने परिवार के बारे में बताएं। जी, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अकेले हूँ, मतलब हस्बैंड नहीं है। सर छोटा मोटा जॉब करती थी मैं, अभी लॉकडाउन की वजह से जॉब भी छूट गया है मेरा। उत्तर प्रदेश में वोट के लिए राजनीतिक दल एक बार फिर चुनावी वादों की बरसात कर रहे हैं। यही हाल पंजाब का है, लेकिन जनता पूछ रही है कि महंगाई कम करने का पुराना वादा कब पूरा होगा। पार्लियामेंट में कोई बात नहीं करता, क्योंकि सारे ही एक ही तरीके के बंदे हैं वहाँ पे। कोई गरीब की वहाँ पे बात सुनने वाला कोई नहीं है। जो ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, जो हमारी महंगाई के बारे में नहीं सोचते, तो मुझे नहीं लगता है जनता को जागरूक होना चाहिए और सोच समझकर सारे निर्णय लेने चाहिए, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। मोहाली में रहने वाले किशन वीर एक निजी स्कूल में माली का काम करते हैं। पत्नी उसी स्कूल में सफाई करती हैं। 5 बच्चे हैं। परिवार इसी छोटे से कमरे में रहकर अपनी गुजर बसर करता है। किशन वीर अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं,
लेकिन बढ़ती महंगाई और कोरोना के दौर में आए आर्थिक संकट के कारण स्कूल छुड़वाना पड़ा। लॉकडाउन से हमने अपनी बेटियां हटा ली। एक 7वीं क्लास में थी, एक 5वीं में थी। क्यों हटा ली आपने? सर वो हटा नहीं इस करके कि हम पे पढ़ाया नहीं गया, फिर बच्चे घर पे ही रह रहे हैं बच्चों के पास में, फिर इस करके हटा ली थी। होशियारपुर में सैलून चलाने वाले भूपिंदर सिंह महीने के 7,000 रुपए कमाते हैं। घर में बहन है, माता पिता हैं। उनका कहना है कि महंगाई के कारण अब पूरी तनख्वाह सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में खर्च हो जाती है। एक तो 4-5 हजार रुपया आदमी की तनख्वाह है, तो ऐसे में कैसे मैनेज करना होता है। सवाल है कि महंगाई के कारण हो रही इस परेशानी को सांसद और सरकार समझना क्यों नहीं चाहते। इसका जवाब है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए महंगाई सिर्फ तभी तक मायने रखती है जब महंगाई के कारण सरकार खतरे में आ जाए। जैसे 2014 में बीजेपी ने यूपीए सरकार के समय महंगाई को मुद्दा बनाया, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही बीजेपी महंगाई कम करना तो दूर, महंगाई पर चर्चा भी नहीं करना चाहती। सुनिए बीजेपी सांसद कैसे इसके लिए भी विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस तरह से सदन में आ रहा था, जिस तरह से मंत्री के सामने, स्पीकर के सामने प्ले कार्ड दिखाए जा रहे थे, आवाज नहीं सुन पा रहे थे, ये दृश्य पूरा देश देख करके क्या शर्मसार नहीं होगा कि जहाँ पे हमने चुन करके भेजा है डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, डिसीजन के लिए, वहाँ पे इस तरह का हंगामा हो। कितनी मुश्किल से वो 2-4 सवाल स्पीकर साहब ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको सदन को स्थगित करना पड़ रहा था। तो फिर चर्चा कैसे होती? आप ही पूछे थे महंगाई पर चर्चा के लिए, चर्चा लगे हुए है, आप कृपया पार्टिसिपेट करो। लोकसभा में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट किया। सरकार क्या कर सकते हैं? सरकार ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हम लिस्ट में लगा सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? सरकार चाहे तो महंगाई पर लगाम लगा सकती है। जिस तरह 5 राज्यों में चुनाव करीब आने के साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना बंद हो गए, उसी तरह खाने पीने की चीजों के दाम भी काबू में किए जा सकते हैं। पर ये तभी होगा जब सरकार ये समझेगी कि आम लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। घंटी बजाओ के इस हिस्से में आज महाराष्ट्र के उस महाघोटाले की बात करेंगे जिसने हर तरफ भूचाल ला दिया है। कई बड़े नाम शिकंजे में आ चुके हैं तो कई और भी आ सकते हैं। ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि कई नौजवानों के सपनों पर इस महाघोटाले ने ग्रहण लगाने का काम किया है और इसी पर आपको घंटी बजानी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई हो गया। ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अगुवाई में पार्टी के विधायकों ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिन मुद्दों पर बीजेपी ने घेरा उनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में पेपर लीक का मुद्दा है, जिसकी अब सीबीआई जांच तक की मांग हो रही है। जिस प्रकार से ये सारा स्कैम हुआ है इसके तार मंत्रालय तक जाते हैं और अगर इसमें उच्च पदस्थ लोग हैं तो महाराष्ट्र की पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कैसे करेगी। और इसलिए जब ऐसे मामले आते हैं तो इससे पहले ऐसे मामले सीबीआई को ही दिए जाते थे और हमारी मांग है कि ये मामला भी सीबीआई को दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में उठे इस नए सियासी तूफान को समझने के लिए पहले आपको पूरे मामले को अच्छी तरह जानना होगा। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ग्रेड सी और डी पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को रखी गई थी, लेकिन परीक्षा से 4 घंटे पहले परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पहले शिकायत फिर जांच का सिलसिला जब शुरू हुआ तो एक के बाद एक बड़े खुलासों ने सबकी नींद उड़ा दी। पता चला
कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग नहीं, शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी और महाडा की भर्ती परीक्षा में भी घोटाला हुआ है। आरोप है कि अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें OMR शीट खाली छोड़ने और बाद में सही उत्तर भरकर नतीजे बदलने का खेल चल रहा था। गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ तो कई बड़े पदों पर बैठे लोग भी शिकंजे में आते चले गए। इसी से जुड़ा अपडेट देते हैं पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता। हमने लखनऊ से वन ऑफ द मेन अक्यूज जो है सौरभ त्रिपाठी, उसको डिटेन करके ला रहे हैं। 2018 का जो केस था उसमें इसने अश्विन कुमार जो GS सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का महाराष्ट्र का चीफ था और हमारे जो परीक्षा परिषद के जो उस टाइम कंट्रोलर थे डेरे, इनके साथ मिलकर इन्होंने पूरा स्कैम किया था। इन्वेस्टिगेशन होगा तो ज़्यादा जानकारी आएगी। टीईटी समेत महाराष्ट्र के इस महाघोटाले में कुछ बड़े नामों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इनमें से एक महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद MSEC के आयुक्त तुकाराम सुपे हैं। तुकाराम सुपे के अलावा जो दूसरे बड़े नाम हैं उनमें महाराष्ट्र परीक्षा परिषद के पूर्व प्रमुख सुखदेव डेरे हैं। इसके अलावा GA टेक्नोलॉजी के प्रीतेश देशमुख हैं और अश्विन कुमार हैं। ये पूरा खेल साल 2017 में शुरू हुआ था, जिसमें सौरभ त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाई थी। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा 2020 जनवरी महीने में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को पैसे लेकर पास करने का आरोप तुकाराम सुपे पर है। पुलिस का दावा है कि अब तक की जांच में तुकाराम सुपे के घर से 88 लाख से ज्यादा कैश मिला। सोने के गहने, 5.5 लाख की FD के दस्तावेज मिले। इसके अलावा सुपे ने अपने एक दोस्त को भी लाखों रुपए कैश दिए। महाराष्ट्र के इस महाघोटाले ने ऐसे नौजवानों की जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया है जिन्होंने टीईटी, महाडा और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षाओं के जरिए नौकरी के लिए कड़ी मेहनत की थी, कई सपने देखे थे। ऐसे ही नौजवानों में शामिल बीड जिले के परशुराम और संतोष को आप सुनिए। दोनों टीईटी जो राज्य सरकार की है वो मैं पास कर चुका हूँ। सीटेट जो है सेंट्रल की वो दोनों पास कर चुका हूँ। सेट है, नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लगता है वो भी पास कर चुका हूँ। लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। हम अपेक्षा रखते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि सिर्फ आप हमें गुणवत्तापूर्ण एग्जाम लीजिए। लेकिन अगर हमें मौका ही नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमें कोई भी नौकरी नहीं मिले। मेरे जैसे यहाँ हजारों बच्चे हैं इस औरंगाबाद शहर में जो कि उनके माँ बाप गांव में काम करते हो और यहाँ बच्चों को भेजते हैं। जब तक ये ब्लैक लिस्ट कंपनी को ही टेंडर देंगे ना तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। जो सच्चे दिल से पढ़ाई करते हैं ना उनको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। टीईटी भर्ती घोटाले मामले में जो अब तक जांच हुई है उसमें सामने यह आया है कि तुकाराम सुपे समेत 3 लोगों ने अभ्यर्थियों से कुल 4 करोड़ 20 लाख रुपए वसूले हैं। साफ है कि मामला बहुत बड़ा है और जैसे जैसे टीईटी समेत इस पूरे महाघोटाले की जांच आगे बढ़ेगी, इस जांच की आंच में कई और भी बड़े नाम शामिल होंगे और ऐसे में आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां भी इस पूरे केस में संभव है। और इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में बैठी उद्धव सरकार को घेर रही है। महाघोटाले की CBI जांच की मांग कर रही है। मतलब आगे भी ऐसा विरोध और हंगामा महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेगा। तो उनको डर है कि CBI के पास जाने से अभी तो छोटे लोग उसमें फंस रहे हैं, शायद बड़े लोग भी फंस जाए, इसलिए CBI को मामला देने से वो कतरा रहे। आज की दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र में नए सीएम के कयासों से जुड़ी है। विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नए सीएम की बात महाराष्ट्र में हो रही है? तो इसका जवाब आपको ये रिपोर्ट देगी। पक्ष प्रमुख थे तो उनको किया, तो उसी लॉजिक से रश्मि में नहीं कर सकते, मेजोरिटी कैरीज द रूल। अचानक बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहने लगे, तो इसके पीछे की कहानी को समझिए। बीमारी और सर्जरी के कारण 51 दिन से उद्धव ठाकरे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने नया शिगुफा छोड़ दिया कि वो स्वस्थ नहीं हैं, तो अपने बेटे या पत्नी को राजपाट सौंप दे।
चलो उस दिन पार्टी भी किसी पर भरोसा नहीं है तो आदित्य ठाकरे को दिया जाए। ऐसा है कि प्रशासन है विदाउट सीएम नहीं चल सकता। बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो चर्चा यही थी कि मुख्यमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे। वो तो नहीं पहुंचे, लेकिन बेटे आदित्य ने सफाई दी कि पिताजी ठीक ठाक हैं। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत। सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली। त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते। क्या उद्धव ठाकरे अपनी सेहत को लेकर इस्तीफा देंगे और उनकी जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा? दूसरी ओर विपक्ष भी इस बात को लेकर काफी दबाव बना रहा है कि अगर ठाकरे सरकार का कामकाज नहीं संभाल सकते हैं, विधानसभा में नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चार्ज किसी और को दे देना चाहिए। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में सबसे बड़ा दल शिवसेना ही है। अब अगर उद्धव स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ना चाहेंगे तो शिवसेना में मुख्यमंत्री पद के लिए पहला नाम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का है, लेकिन अनुभव की कमी उनके रास्ते का पत्थर बन सकती है। दूसरा नाम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का हो सकता है, लेकिन वो भी सक्रिय राजनीति से दूर हैं। तीसरा नाम एकनाथ शिंदे का हो सकता है, जो शिवसेना के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, लेकिन सहयोगी दलों को उनके नाम पर मनाने की चुनौती होगी। चौथा नाम संजय राउत का हो सकता है, जिनकी करीबी शरद पवार से भी है और राहुल गांधी से भी। लेकिन सवाल है कि क्या उद्धव की जगह शिवसेना में दूसरे किसी के नाम पर एनसीपी और कांग्रेस तैयार होगी? फिलहाल एनसीपी बीजेपी को अपना घर देखने की नसीहत दे रही है। चंद्रकांत पाटिल जी ने अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। महाविकास आघाड़ी क्या करेगी इस पर उनको सोचने की क्या आवश्यकता है? वो अपने आप तय करेगी क्या कब करना है। शिवसैनिक जो है वो भी चाहते हैं कि भाई बीजेपी के साथ जाना चाहिए और शिव सैनिकों का विचार ध्यान में रखते हुए माननीय उद्धव ठाकरे जी ने ये निर्णय लेना चाहिए कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मतलब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री को बनाकर। लेकिन ये सवाल तब तक हवाओं में रहेंगे जब तक उद्धव ठाकरे या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई बयान नहीं आता। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।